नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु HL सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल वाला जो लेक्चर हुआ था अपना अनुनाद के संबंध में हुआ था, जिसमें हमने श्रेणी और समांतर अनुनाद को जानने की कोशिश की थी। दोस्तों, ये सारे पुराने टॉपिक्स हैं जिसके बारे में प्रत्येक बच्चा कुछ जानता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे अक्सर या तो पढ़ते नहीं, जैसे खासकर कुछ ITI वाले बच्चे और कुछ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको वो अक्सर पढ़ते ही नहीं है। जैसे कि फॉल्ट के बारे में अक्सर वो फॉल्ट के संबंध में कुछ जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये फॉल्ट होता क्या है, फॉल्ट की गणना क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो आपके लिए ये इसलिए ही लेकर के आया हूँ कि आपको पता तो लगे कि भैया फॉल्ट क्या है और फॉल्ट का एनालिसिस करते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सभी लोग एक बार अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए और स्टार्ट करेंगे हम अपन आज का ये वीडियो फॉल्ट एनालिसिस। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। हाँ जी, तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा उसका हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा फॉल्ट एनालिसिस। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉल्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण और फॉल्ट का मतलब फॉल्ट का विश्लेषण के बारे में जानेंगे। आपको सिर्फ शब्दों को समझने की और पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हो, आपको सिर्फ फॉल्ट के बारे में जानना है। इसलिए आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को ये समझ में आए कि ये फॉल्ट क्या है और फॉल्ट एनालिसिस क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला वर्ड है फॉल्ट। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉल्ट होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि हमारे घर में सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट की, और मान लो किसी चीज़ की सप्लाई 5 एम्पियर चाहिए, तो वो हमारी नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि हमारा फैन चलना चाहिए, उसको पावर चाहिए तो वो मिलेगी। लेकिन अचानक से यदि उसमें 230 वोल्ट की जगह 11,000 वोल्टेज आ जाएगा, तो क्या हमारा उपकरण जलेगा कि नहीं जलेगा? तो जवाब आएगा कि सर उपकरण तो जलेगा। तो क्या ये हमारे उपकरण के लिए हेल्दी कंडीशन, अच्छे स्वास्थ्य वाली कंडीशन है क्या? तो ये हमारे उपकरण के लिए हेल्दी कंडीशन नहीं है। और वही कंडीशन क्या कहलाता है? फॉल्ट। मतलब कि हमारे किसी भी उपकरण के अंदर जो भी अबनॉर्मल कंडीशन आती है, जो भी अबनॉर्मल कंडीशन आती है, वो अबनॉर्मल कंडीशन क्या है? फॉल्ट है। चाहे तो हाई वोल्टेज आ जाए, या हाई पावर आ जाए, या हाई करंट आ जाए, ये सारी कौन सी कंडीशन है? अबनॉर्मल कंडीशन है। और ये अबनॉर्मल का मतलब जो कंडीशन हम चाहते नहीं है वो कंडीशन घटित हो रही है, दैट्स द कॉल्ड ऑफ फॉल्ट। यही कंडीशन क्या कहलाती है? फॉल्ट। मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ अभी तक मैंने चर्चा कर रहा हूँ, वो किसकी कर रहा हूँ? फॉल्ट की। तो फॉल्ट होता क्या है कि पावर सिस्टम के किसी भी उपकरण में घटित होने वाली असाधारण समस्या या अबनॉर्मल कंडीशन को ही क्या कहते हैं हम? फॉल्ट। अब जानेंगे कि हम फॉल्ट का विश्लेषण करते क्यों हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए, फॉल्ट विश्लेषण क्यों करते हैं अभी हम जान गए हैं कि फॉल्ट क्या है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे कि फॉल्ट का विश्लेषण करते क्यों हैं। तो दोस्तों, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, और किसका एनालिसिस कर रहे हैं? फॉल्ट का एनालिसिस। कि गुरुजी फॉल्ट आ गया, अब इसका विश्लेषण करने से क्या फायदा? आ गया तो आ गया, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस फॉल्ट को रोकने के लिए मुझे कुछ सुरक्षा उपकरण, कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे कि नहीं? तो दोस्त, सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा उपकरण जैसे कि हम लगाते हैं सर्किट ब्रेकर और रिले। भाई, सुरक्षा के उपकरण कौन से लगाते हैं हम? सर्किट ब्रेकर और रिले। इनके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि ये क्या है? हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। क्या है ये? हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, सुरक्षा उपकरण हैं। सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हो गए? सर्किट ब्रेकर और रिले। तो दोस्त, जो फॉल्ट आ गया है उसको रोकने के लिए हम जो सुरक्षा उपकरण काम में ले रहे हैं, इन सुरक्षा उपकरण की रेटिंग क्या होगी, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? फॉल्ट का विश्लेषण, फॉल्ट एनालिसिस। तो फॉल्ट एनालिसिस करते क्यों हैं? तो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर और रिले की रेटिंग डिसाइड करने के लिए हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो दोनों शब्दों को पहचानने की कोशिश कीजिए कि फॉल्ट क्या है? हमारे पावर सिस्टम में घटित होने वाली अबनॉर्मल कंडीशन। और फॉल्ट एनालिसिस क्या है?
कि उस अब नॉर्मल कंडीशन को रोकने के लिए जो हम उपकरण काम में लेते हैं उन्हें हम सुरक्षा उपकरण या इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रेटिंग अर्थात प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में मुख्य कौन से हैं, सर्किट ब्रेकर और रिले की रेटिंग डिसाइड करने के लिए हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों फॉल्ट एनालिसिस करते कैसे, ये सब चीज़ बाद में जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि फॉल्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से फॉल्ट घटित होते हैं। दोस्तों ये वीडियो के अंदर हम पूरे फॉल्ट के बारे में जानेंगे, इसलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि हम पॉइंट्स पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्त यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप शेयर भी करें, लाइक करें और जो मेरे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल पे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपके जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सभी पे जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज की ये जो क्लास है ये एक यूनिक क्लास है। अक्सर आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे देखने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अक्सर जो टीचर पढ़ाएगा वो या तो पढ़ाएगा डायरेक्ट बीटेक या एमटेक लेवल वाले बच्चों को। हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो डिप्लोमा धारक और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए फॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम चर्चा करेंगे फॉल्ट के टाइप के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले जो मोटे तौर पर हम किसकी बात करेंगे, फॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि फॉल्ट के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो जो मेरा फॉल्ट होता है उस फॉल्ट के दो कंडीशन हो सकती है। फॉल्ट कैसे आ सकता है, जैसे कि मेरी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, जैसे कि मेरी पावर जा रही है, यहाँ पर मैंने क्या पैदा की, विद्युत पैदा की, और यहाँ पर मेरे पास में क्या लगी हुई है, कोई मोटर लगी हुई है, और इसको जो पावर सप्लाई दे रहा हूँ मैं किसकी सहायता से प्रदान कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा। मतलब कि क्या है कि इस जनरेटिंग पावर स्टेशन से इस लोड तक मुझे पावर को इस ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ। यदि इस लाइन में दो प्रकार की कंडीशन आ सकती है अब नॉर्मल, कौन कौन सी, या तो हमारी लाइन अचानक से क्या हो जाए, खुल जाए। पहली कंडीशन तो क्या है, ये लाइन अचानक से क्या हो जाए, खुल जाए। खुलने का मतलब लाइन अचानक से क्या हो जाए, ओपन। तो ये कौन सा फॉल्ट हो जाएगा, ओपन। तो ये लाइन के श्रेणी में हो रहा है, इसलिए हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं, इसे सीरीज फॉल्ट की श्रेणी में रखते हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये लाइन टूट करके ग्राउंड छू जाए। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों कि एक तरीके से शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आ रही है। तो मोटे तौर पर यदि मैं देखना चाहूँ तो मेरे फॉल्ट की दो स्थिति होती हैं, और वो दो स्थिति कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों एक तो फॉल्ट हो गया मेरा श्रेणी फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है दोस्तों, श्रेणी फॉल्ट। और दूसरा जो फॉल्ट है मेरा कौन सा है, शंट फॉल्ट। अंग्रेजी में बोलोगे इसे सीरीज फॉल्ट, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों शंट फॉल्ट। दोस्तों आप लोगों के लिए नई चीज़ है, इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरे गौर से देखें, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कारगर और बहुत उपयोगी है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखो जो हमारा श्रेणी फॉल्ट है वो वास्तव में कौन सा फॉल्ट है, ओपन। कौन सा है ये, ओपन सर्किट फॉल्ट है कि भैया हमारी जो लाइन है और अचानक से लाइन क्या हो जाए, खुल जाए। तो श्रेणी फॉल्ट कौन सा है, ओपन सर्किट नेचर का। और जो शंट फॉल्ट है उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट। कौन सी घटना घटित हो रही है, शॉर्ट सर्किट की। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस श्रेणी फॉल्ट की क्या विशेषता होगी और इस शंट फॉल्ट की क्या विशेषता होगी, अर्थात इसके क्या क्या अभिलक्षण होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार इसको मैं चर्चा करता हूँ कि भैया मेरी लाइन ओपन हो जाएगी तब क्या होगा, कि जब लाइन ओपन हो जाएगी तो धारा के मान में क्या होगी, कमी होगी। जैसे ही मेरी लाइन ओपन होगी दोस्तों, तो लाइन ओपन होने की वजह से जो धारा जा रही है उस धारा के मान में क्या होगी, कमी। धारा के मान में कमी होगी और वोल्टेज के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। कौन से फॉल्ट की वजह से, कि हमारी लाइन जा रही है और अचानक से खुल जाएगी तो धारा अचानक से क्या हो जाएगी, कम, और वोल्टेज अचानक से क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी।
इसके अलावा एक विशेष चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो हमारा पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर में क्या आएगी, अचानक से डिप आएगी। पावर फैक्टर में अचानक से क्या होगी, कमी। तो सीरीज फॉल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या अभिलक्षण है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो ये विशेषता है वो क्या है कि श्रेणी फॉल्ट की स्थिति में धारा के मान में कमी, वोल्टेज के मान में वृद्धि और शक्ति गुणांक के मान में कमी होती है। तो ये तो कौन सी स्थिति हुई दोस्तों, सीरीज फॉल्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों शंट फॉल्ट। शंट फॉल्ट का मतलब लाइन का शॉर्ट होना। तो जब लाइन शॉर्ट होगी तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, उच्च मान की धारा प्रवाहित होगी। जब उच्च मान की धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टेज में क्या आएगा, डिप आएगा, अर्थात तो वोल्टेज के मान में अचानक से क्या होगी, कमी होगी और हमारे शक्ति गुणांक में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो आप देख रहे हो दोनों ही फॉल्ट की स्थिति में कौन सी कंडीशन आ रही है कि दोनों का ही शक्ति गुणांक तो क्या होता है, घटता है। लेकिन ओपन में धारा घटती है और शॉर्ट में धारा बढ़ती है, और श्रेणी में वोल्टेज बढ़ता है और शंट में वोल्टेज घटता है। तो ये दो मोटे तौर पर हमारे फॉल्ट के टाइप है, एक श्रेणी फॉल्ट और दूसरा शंट फॉल्ट। श्रेणी फॉल्ट का मतलब लाइन का अचानक से खुलना और शंट फॉल्ट का मतलब लाइन का किसी दूसरे लाइन के शॉर्ट हो जाना या पृथ्वी के साथ में शॉर्ट रास्ता अपना लेना। कौन सा फॉल्ट, शंट फॉल्ट। आप लोग जल्दी से, ये छोटी सी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको नोट करना। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि श्रेणी फॉल्ट में कौन सी घटना घटित होती है और शंट फॉल्ट में कौन सी घटना घटित होती है। प्लीज़ डू इट फास्ट, जल्दी से कीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले दीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्लास जल्दी और तेज़ गति से पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाया जाए, तो अपन स्लो कर देंगे। वैसे आपको पता है कि जो क्लास की स्पीड है, मेरी जो रेट ऑफ स्पीड है एकदम कांस्टेंट है, मैं इसको ना ज़्यादा बढ़ाता हूँ। सिंक्रोनस मोटर की गति अपनी चेंज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, जल्दी कीजिए। हाँ जी दोस्त, इसमें मैंने क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देखा था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि फॉल्ट की स्थिति में ये सारी कंडीशन तो सबको आती है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉल्ट की स्थिति में, अब वो चाहे श्रेणी फॉल्ट हो चाहे शंट फॉल्ट हो, दोनों स्थितियों में हमारे पास में जो आवृत्ति का रेस्पॉन्स है, जो फ्रीक्वेंसी का रेस्पॉन्स है, वो अलग अलग देखने को मिलता है। अलग अलग का क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जब श्रेणी फॉल्ट होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी के मान में थोड़ी सी क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन जब शंट फॉल्ट होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी के मान में थोड़ी सी कमी होती है। तो दोस्तों शंट जो फॉल्ट है उसकी 4 अभिलक्षण है और श्रेणी फॉल्ट है उसके भी कितने अभिलक्षण है, 4। तो श्रेणी के 4 अभिलक्षण कौन से हुए, धारा में कमी, वोल्टेज में वृद्धि, शक्ति गुणांक में कमी और आवृत्ति में वृद्धि। और शंट में क्या हुआ, धारा में वृद्धि, वोल्टेज में कमी, शक्ति गुणांक में कमी और आवृत्ति में भी क्या होती है, कमी। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इनको मिटाता हूं। अब बात करते हैं कि ये श्रेणी फॉल्ट कैसा होता है और शंट फॉल्ट कैसा होता है, कितने प्रकार का शंट फॉल्ट होता है और कितने प्रकार का श्रेणी फॉल्ट होता है। ठीक है भाई दोस्तों, तो एक बार देखते हैं सबसे पहले कौन से फॉल्ट के टाइप, शंट फॉल्ट के टाइप। कौन से फॉल्ट की बात करूंगा मैं, शंट फॉल्ट के प्रकार, या अंग्रेजी में बोलूंगा तो टाइप्स ऑफ शंट फॉल्ट। कौन से फॉल्ट, टाइप्स ऑफ शंट फॉल्ट। ठीक है भाई, अब देखो शंट फॉल्ट में भी हम कंडीशन को यदि मैं देखना चाहूँ तो शंट फॉल्ट की भी 2 कंडीशन निकल कर के आती है, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर डायरेक्ट बताऊंगा। देखो शंट फॉल्ट में सबसे पहला टाइप है वो है कि मान लीजिए कि मेरे पास में ये क्या है, 3 फेज लाइन है। कितने फेज की लाइन है, 3 फेज की लाइन है। और यदि ये 3 फेज की लाइन आपस में क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। मेरे पास में 3 फेज की लाइन है और यदि ये 3 फेज की लाइन शॉर्ट हो जाए
तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं दोस्तों हम 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट कहते हैं प्यारे दोस्तों? 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। क्या बोला मैंने कि इसमें तीनों लाइनें आपस में क्या हो रही है? शॉर्ट। तो क्या बोला मैंने? 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। अब बात करता हूँ दूसरी कंडीशन की। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों कि मेरे पास में ये क्या है? 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन है। ये क्या हुई मेरी? 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन। इसका RYB 3 फेज हो गए। अब यदि गलती से कोई एक फेज क्या हो जाए? ग्राउंड को छू जाए, डायरेक्ट एक फेज किसको छू जाए? ग्राउंड को। मैंने बोला था कि शंट फॉल्ट क्या है? शॉर्ट सर्किट ही तो होता है कि नहीं होता? इसमें तो देखो तीनों शॉर्ट हुई। यहाँ पर किसके साथ में शॉर्ट हुआ है? ग्राउंड के साथ में शॉर्ट हुआ है। तो देखिए ये लाइन ग्राउंड से छू जाएगी तो एक लाइन ही ग्राउंड से छू रही है कि नहीं हो छू रही है? तो ये कौन सा फॉल्ट हुआ दोस्तों? LG फॉल्ट। क्या मतलब हुआ LG फॉल्ट का? कि एक तो लाइन है और G का मतलब ग्राउंड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है प्यारे दोस्तों? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो इसमें कितनी कंडीशन बन सकती है भैया? इसमें तीनों शॉर्ट होगी तो केवल कितनी कंडीशन? एक। अब हो सकता है कि ये वाला फेज हो शॉर्ट, हो सकता है ये वाला फेज शॉर्ट हो सकता है ये वाला फेज हो। तो जब R फेज शॉर्ट होगा तो एक कंडीशन, Y फेज होगा तो एक कंडीशन और B फेज होगा तो एक कंडीशन। तो कुल मिला के कितनी कंडीशन हुई? 3। तो LG फॉल्ट होने की कितनी पॉसिबल संभावनाएं हैं? 3 पॉसिबल संभावनाएं हैं। ओके, हाँ जी। अगले वाले के बारे में भी चर्चा देख लीजिए कि मेरे पास में वो की वही है। कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। और यदि इन 3 लाइनों में से कोई भी 2 लाइन आपस में शॉर्ट हो जाए, इन 3 लाइनों में से यदि कोई भी 2 लाइन शॉर्ट हो जाए तो इसे क्या बोलूँगा मैं? LL फॉल्ट। LL फॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि लाइन से लाइन ही तो हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम लाइन टू लाइन फॉल्ट। क्या नाम बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे लाइन टू लाइन फॉल्ट कहते हैं। तो दोस्त यदि ये दोनों लाइनें शॉर्ट हुई तो एक कंडीशन, अगर यदि ये दोनों हुई तो एक कंडीशन हो जाएगी, अर्थात ये वाली अलग कंडीशन बन जाएगी। और हो सकता है और पहली और तीसरी शॉर्ट हो जाए। तो कुल मिला के कितनी संभावनाएं बन रही हैं? 3। मतलब LL फॉल्ट की कितनी संभावनाएं हैं? 3। LG फॉल्ट की कितनी संभावनाएं हैं? 3। और 3 फेज शॉर्ट की कितनी संभावनाएं हैं? 1। तो कुल मिला के अब तक कितनी हो गई? 7 संभावनाएं हो गई। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी से इन 3 कंडीशन को उतारिए। 2 कंडीशन और बताऊंगा मैं अभी आपको कि 2 लाइन ग्राउंड से शॉर्ट हो जाए, तो जल्दी कीजिए आप लोग इसका। शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को सभी दोस्तों में एक बार। देखिए ये जो लाइव सेक्शन है आपके लिए, जो मैं प्रीमियर क्लास लेके आता हूँ, ये डेली 7 बजे आएगी। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपके सीखने के पर्पज़ के लिए क्लास है, ठीक है? चलो जल्दी कीजिए। हाँ जी, तो देखो चौथी कंडीशन देखते हैं अपन कि शंट फॉल्ट में चौथी कंडीशन कौन सी हो सकती है। शंट फॉल्ट की चौथी कंडीशन कौन सी हो सकती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे कौन सी कंडीशन? 4th कंडीशन। और 4th कंडीशन क्या है दोस्तों कि ये मेरी 3 फेज की लाइन है और यदि इसकी कोई 2 लाइन क्या हो जाए? शॉर्ट, और शॉर्ट होकर ये आपस में किससे जुड़ जाएं? ग्राउंड से। ये चीज़ किसको दर्शाती है मेरे दोस्तों? ग्राउंड से कनेक्ट होने को, कि ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गई है। तो हो सकता है ये दोनों ग्राउंड से हो, या फिर ये दोनों ग्राउंड से हो जाए, या फिर ये और ये वाली सीधी ग्राउंड से हो जाए। तो इसकी भी कितनी संभावनाएं हैं दोस्तों? 2 संभावनाएं हैं। सॉरी, 1, 2 और कितनी संभावनाएं? 3। तो ये कौन सा हो गया? LLG फॉल्ट। ये लाला जी नहीं है, ये है LLG फॉल्ट। कहीं तुम सोचो कि लाला जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाला जी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, LLG फॉल्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कौन से फॉल्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूँ? LLG फॉल्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो L का मतलब क्या है? लाइन टू लाइन
टू ग्राउंड। क्या हो रही है कि इसमें जो दो लाइनें हैं वो सीधी किसको छू रही हैं, ग्राउंड को। तो इसकी कितनी संभावना है, इन दोनों के साथ में एक, इन दोनों के साथ में एक और इसके साथ में कितनी, एक। तो कुल मिला के कितनी संभावनाएं, 3 संभावनाएं। ठीक है, अब अंतिम कंडीशन शॉर्ट फॉल्ट की। तो देखिए ये मेरी 3 फेज की लाइन है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों लाइनें क्या हो जाए, शॉर्ट। ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ कि यदि तीनों लाइनें शॉर्ट हो जाए तो ये कौन सा कहलाता था, 3 फेज शॉर्ट। लेकिन ये तीनों लाइनें शॉर्ट होने के बावजूद भी यदि किससे कनेक्ट हो जाए, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 फेज टू ग्राउंड। ये कौन सा है, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। तो इसकी संभावना कितनी है, एक ही तो है कि नहीं है दोस्तों। तो दोस्त देखो अब तक मैंने 5 कंडीशन पढ़ी है। एक संभावना ये रही, एक 3 फेज की 2 और 3 डबल एल जी की, 3 ही डबल एल की और 3 ही किसकी है, हमारे एल जी फॉल्ट की। तो यदि आपसे पूछे कि शंट फॉल्ट कुल कितने प्रकार से हो सकता है, तो दोस्तों देखो 3 तिया 9, 10 और 1 11। तो कुल कितने प्रकार से शंट फॉल्ट हो सकता है, 11 टाइप से शंट फॉल्ट हो सकता है। कौन सा फॉल्ट, शंट फॉल्ट। कितने टाइप से, 11 टाइप से। तो शंट फॉल्ट कितने टाइप से हो सकता है दोस्तों, 11। 4 आपको अंकित हो रही है, इससे पहले वाली स्लाइड में देखोगे तो आपको 1, 3 और 3, तो कितनी हुई वो, 3 और 3 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11। तो शंट फॉल्ट के कितने टाइप हुए दोस्तों, 11 टाइप हुए। ठीक है, अगर कोई बोले कि सर ओपन सर्किट फॉल्ट के कितने टाइप होंगे, तो ओपन सर्किट का मतलब लाइन का खुलने से है, तो उसकी तो कोई एक ही संभावना बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप लोग जल्दी से इस फॉल्ट को उतार लीजिए, जल्दी कीजिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात की हमने फॉल्ट के टाइप, एक सीरीज फॉल्ट, एक शंट फॉल्ट। लेकिन दोस्तों आप देखते हो कि कई बार फॉल्ट कुछ समय के लिए आता है और कई बार फॉल्ट परमानेंट होता है और कई बार फॉल्ट थोड़े से ज़्यादा समय के लिए होता है। तो क्या मैं टाइम के हिसाब से भी फॉल्ट को डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। भाई तुम देख रहे हो जैसे कि हमारी लाइन जा रही है, ये क्या है, हमारी ट्रांसमिशन की लाइन जा रही है और ये हमारी ट्रांसमिशन की लाइन है, वो किसी पेड़ के पास से गुजर रही है। मान लो बबूल का, नीम का, कोई भी पेड़ है, उस पेड़ के पास से गुजर रही है ये लाइन। और यदि तेज हवा चलती है, यदि तेज हवा चलती है तो पेड़ की टहनियाँ क्या करेंगी, हिलेंगी। जब पेड़ की टहनियाँ हिलेंगी तो हो सकता है कि ये किससे छू जाए, हमारे किससे छू जाए, हमारी लाइन से। तो क्या वो वास्तव में परमानेंट फॉल्ट है क्या, नहीं। जैसे ही हवा खत्म होगी तो वो दूर हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी, हमारी पेड़ की टहनी। तो दोस्त वो जो फॉल्ट आ रहा है वो बहुत कुछ कम समय के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो फॉल्ट है हो सकता है थोड़े समय के लिए ही आए। तो हमारे यदि थोड़े समय के लिए ही आए तो क्या हमें कहीं लाइन को सप्लाई ऑफ करने की ज़रूरत है क्या, तो मोमेंट्री फॉल्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों टाइम के आधार पर जो हमारी फॉल्ट है उसके कितने टाइप होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3 टाइप होते हैं। उनको नाम भी लिखो और उनके होने की संभावना की भी बात करेंगे कि वो कितनी % संभावना है कि ये फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ जी, कि टाइम के हिसाब से किसके आधार पे बात कर रहा हूँ फॉल्ट के टाइप, टाइम के बेस पे। कि भैया देखो हमारे जो टाइम के बेसिस पे फॉल्ट है उसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। एक तो बहुत कम समय के लिए आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फॉल। क्या कहते हैं इसे, ट्रांजिएंट फॉल्ट। और एक होता है जो ट्रांजिएंट से थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेमी ट्रांजिएंट फॉल। क्या कहते हैं इसे हम, सेमी ट्रांजिएंट फॉल्ट। और जो तीसरा वाला है दोस्तों वो कौन सा है, परमानेंट फॉल्ट।
कौन सा फॉल्ट हुआ दोस्तों? परमानेंट फॉल्ट। तो देखो समय के आधार पे फॉल्ट के कितने टाइप हुए कि एक जो बहुत कम समय के लिए होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, जो थोड़े से अधिक समय के लिए होता है उसे सेमी ट्रांजिएंट, और जो स्थायी रूप से होता है सप्लाई काटनी पड़ेगी वो कहलाता है परमानेंट फॉल्ट। दोस्तों परमानेंट फॉल्ट होने की संभावना बहुत कम होती है और ट्रांजिएंट फॉल्ट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। दोस्तों यदि मैं बात करूं तो हमारे पूरे पावर सिस्टम में लगभग 80% केस में कौन सा फॉल्ट देखने को मिलता है? ट्रांजिएंट फॉल्ट। लगभग 80% केस में कौन सा फॉल्ट देखने को मिलता है? ट्रांजिएंट फॉल्ट। और लगभग 10 से 12% केस में कौन सा फॉल्ट होने की संभावना होती है? सेमी ट्रांजिएंट फॉल्ट के होने की संभावना होती है। और बहुत कम, केवल 5 से 8% ही संभावना ऐसी है कि हमारे सिस्टम में क्या हो? परमानेंट फॉल्ट आए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा फॉल्ट का टाइप है टाइम के बेस पे जिसके घटित होने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो ट्रांजिएंट फॉल्ट के घटित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये संभावना लगभग कितनी मानी जाती है? 80%। सेमी ट्रांजिएंट की 12% और परमानेंट फॉल्ट की संभावना कितनी है? 8%। जल्दी कीजिए टाइम के बेस पे, ठीक है, जल्दी उतारो। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि देखो, हो सकता है हमारा फॉल्ट तीनों लाइनों में आए, हो सकता है फॉल्ट हमारी एक ही लाइन में आए, हो सकता है फॉल्ट 2 लाइनों में ही आए। तो यदि वो फॉल्ट तीनों लाइनों में आएगा तो क्या तीनों लाइनों में वोल्टेज और धारा का मान समान होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। तीनों लाइनों में ही फॉल्ट आ रहा है तो तीनों शॉर्ट हो रही है, तो सभी में फॉल्ट करंट और फॉल्ट वोल्टेज का मान क्या होगा? समान होगा। तो जब तीनों लाइनों में फॉल्ट का मान समान होता है तो वो कौन सा फॉल्ट कहलाता है? सिमेट्रिकल फॉल्ट या सममित फॉल्ट जिसे कहते हैं। लेकिन यदि एक लाइन ग्राउंड से हो रही है तो केवल एक में ही धारा और वोल्टता चेंज होगी, यदि 2 हो रही है तो केवल 2 में ही होगी। तो दोस्तों जो 3 फेज फॉल्ट है हमारा, कौन से प्रकार का फॉल्ट है? सिमेट्रिकल फॉल्ट है। लेकिन LG, डबल LG या ट्रिपल LG जो फॉल्ट है वो कौन से, सॉरी डबल LG जो फॉल्ट है वो कौन से टाइप के फॉल्ट है दोस्तों? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं। तो दोस्तों इनके धारा के वितरण के आधार पे जो फॉल्ट है, इन फॉल्ट को कितने भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्त? तो फॉल्ट को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कौन सा? सिमेट्रिकल फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट? सिमेट्रिकल। और जो दूसरा फॉल्ट है वो कौन सा है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब दोबारा से याद दिला देता हूं कि भाई सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। तो जब तीनों लाइनों में समान प्रकार की करंट और वोल्टता हो तो वो सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों? तो इसका उदाहरण हो सकता है 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये कौन से फॉल्ट का टाइप है? क्या शंट फॉल्ट का ही एक प्रकार है कि नहीं है? कौन सा? 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। और यदि मैं दूसरे की बात करूं तो 3 फेज टू ग्राउंड, तीनों फेज शॉर्ट हो जाए, वो ग्राउंड से हो जाए, वो भी कौन सा फॉल्ट होगा दोस्तों? सिमेट्रिकल फॉल्ट ही होगा। तो 2 संभावनाएं हैं। इसकी संभावना कम से कम देखने को मिलती है, संभावना इसकी ज़्यादा है कि 3 फेज शॉर्ट फॉल्ट। और दूसरा कौन सा है? 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ताकि तीनों लाइनें शॉर्ट भी हो जाए और किसको छू जाए? ग्राउंड को छू जाए। तो ये तो कौन से हुए दोस्तों? सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसमें लाइनों में धारा और वोल्टता का मान क्या रहता है? समान। दूसरी बात करते हैं कि जब हमारी लाइनों में धारा और वोल्टता का मान क्या हो? असमान हो, तो उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, असममित फॉल्ट कहते हैं। और इसके टाइप मैंने अभी आपको पढ़ाया था। कौन सा फॉल्ट दोस्तों? एक पढ़ाया था LG फॉल्ट। दूसरा कौन सा हो सकता है? लाइन टू लाइन फॉल्ट। और तीसरा कौन सा हो सकता है? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
कौन सा वाला हो सकता है दोस्तों? डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अनसिमेट्रिकल के ये 3 और सिमेट्रिकल के ये 2, ये किसके आधार पे बांटे हैं? लाइनों में धारा के प्रवाह के आधार पे। जब तीनों लाइनों में समान फॉल्ट धारा हो तो सिमेट्रिकल, जब तीनों में वोल्टा और धारा अलग हो तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसके होने की संभावना सबसे अधिक होती है, और ऐसा कौन सा फॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को उतारो, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा ज़्यादा सीरियस है और कौन से के होने की संभावना सबसे अधिक है। भाई ज़्यादा होना, सीरियस होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा घटित होती हो घटना वो सीरियस हो, लेकिन कई बार घटना एक बार में ऐसी घटित होती है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। जैसे कि अपन साइकिल से चलाते चलाते डेली गिरते हैं तो ये घटना आम है, लेकिन अचानक से टकरा करके यदि आदमी के हाथ पैर टूट गए तो ये क्या हुई? डेंजर घटना हुई कि नहीं हुई? तो जो चीज़ लगातार घटित हो ये डेंजर हो, ये जरूरी नहीं है। जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए भाई एक बार गौर से सभी लोग कि ये क्वेश्चन दोस्त कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में डिप्लोमा लेवल जेई में या आईटीआई में लेवल पे थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन आजकल जब एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है तो आपको ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट की, कि इसके होने की संभावना कितनी है। तो दोस्तों सिमेट्रिकल फॉल्ट के होने की संभावना बहुत कम होती है। केवल सिमेट्रिकल फॉल्ट के होने की संभावना कितनी परसेंट है? 5% है। गौर कीजिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट के होने की संभावना केवल कितनी है? 5%। कितनी परसेंट संभावना है? 5%। लेकिन बात करें कि सीरियस की, तो दोस्तों जो हमारा 3 फेज फॉल्ट होता है वो सबसे अधिक सीरियस होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे अधिक घातक होता है, सबसे अधिक सीरियस होता है। तो हम कह सकते हैं वेरी डेंजरस। तो सबसे अधिक घातक कौन सा होता है? तो 3 फेज शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होता है वो सबसे अधिक घातक होता है, लेकिन इनके घटित होने की संभावना बहुत कम, केवल कितनी? 5%। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे अधिक सीरियस कौन सा? 3 फेज शॉर्ट। लेकिन सबसे कम होने की घटना कितनी है? 5%। सबसे कम होता है लेकिन सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों हमारे सर्किट ब्रेकर और जो रिले है, जो हमारा सर्किट ब्रेकर और रिले है, उस रिले की जो रेटिंग होती है, किसकी? सर्किट ब्रेकर और रिले की जो रेटिंग है वो किसके आधार पे डिसाइड की जाती है दोस्तों? तो 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के आधार पे। कौन से फॉल्ट के आधार पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के आधार पर सर्किट ब्रेकर और रिले की रेटिंग डिसाइड की जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मान इसी में आ रहा है तो हमें जो रिले बनानी पड़ेंगी इस फॉल्ट के आधार पर ही डिसाइड करनी पड़ेंगी कि नहीं। तो रिले और सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के आधार पर डिसाइड की जाती है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है। कितनी? 5%। और घातक सबसे अधिक, इसलिए रिले और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसके आधार पर? 3 फेज शॉर्ट के आधार पर। इतना सा आप तीर मार के लिखिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं इसको अभी मिटाना चाह रहा हूं, इसलिए आप जल्दी से नोट करें प्लीज। हाँ जी, देखो उतार नहीं पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट बता दिया मैंने क्या होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और रिले और सर्किट ब्रेकर की जो डिज़ाइन है इसी के आधार पर की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अर्थात जो फॉल्ट अलग अलग लाइन में इसमें धारा और वोल्टता का मान अलग अलग होता है। तो यदि एग्जाम में आया कि ऐसा कौन सा फॉल्ट है वो सबसे अधिक बार घटित होता है, जिसके घटित होने की संभावना सबसे अधिक है, तो दोस्तों वो फॉल्ट है कौन सा? एलजी फॉल्ट। और एलजी फॉल्ट के घटित होने की जो संभावना है वो कितनी है? 70% संभावना है।
कि तुम देखते हो कि सबसे ज़्यादा जो घटना घटित होती है वो कौन सा फॉल्ट आता है, एलजी फॉल्ट। एलजी फॉल्ट का मतलब कोई भी एक लाइन टूटी और सीधी किससे छू गई, ग्राउंड से छू गई, तो वो कहलाता है एलजी फॉल्ट। और इसके घटित होने की संभावना क्या होती है भैया, सबसे अधिक। तो कौन से फॉल्ट के घटित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, एलजी फॉल्ट के। और सबसे कम किसकी होती है, थ्री फेज शॉर्ट के। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, थ्री फेज शॉर्ट, और सबसे कम खतरनाक कौन सा है, एलजी फॉल्ट। संभावना ज़्यादा है लेकिन खतरनाक कम है। वो संभावना कम है थ्री फेज शॉर्ट की, लेकिन खतरनाक ज़्यादा है। मतलब जो ज़्यादा खतरनाक है उसकी संभावना कम है, जो कम खतरनाक है उसकी आने की संभावना ज़्यादा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे यदि समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करो यार। क्या कर रहे हो, जितने वीडियो देख रहे हैं उतने वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हो भाई, इसमें भी पैसे लग रहे हैं आपके। हाँ जी, चलो देखिए आगे। एलजी फॉल्ट दोस्तों, जो एलजी फॉल्ट है ये मीडियम रेंज में है, ये ना तो ज़्यादा घटित होता है और मीडियम रेंज में ही घटित होता है। इसके घटित होने की संभावना 15% होती है और ये एलजी फॉल्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो डबल एलजी फॉल्ट है, डबल लाइन टू जो ग्राउंड फॉल्ट है दोस्तों, इसके घटित होने की संभावना कितनी परसेंट है, केवल 10% है। लेकिन इन दोनों फॉल्टों से ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, एलजी, डबल एलजी। देखो सबसे कम एलजी, उससे ज़्यादा खतरनाक डबल एलजी, और सबसे खतरनाक एलजी सबसे कम खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक एलएल, और सबसे खतरनाक इन तीनों में डबल एलजी। लेकिन पूछे सबसे खतरनाक, तो थ्री फेज शॉर्ट। सबसे खतरनाक कौन सा दोस्तों, थ्री फेज शॉर्ट वाला। ये क्या होता है, सबसे खतरनाक। ये भैया कोई गुंडा नहीं है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये फॉल्ट की करंट के हिसाब से है, तो ये सबसे ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉल्ट कौन सा है, हमारे पूरे पावर सिस्टम को हिला करके कौन सा फॉल्ट रख देता है, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सबसे खतरनाक फॉल्ट की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके घटित होने की संभावना सबसे कम है दोस्तों। तो यदि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि सिमेट्रिकल फॉल्ट कितना परसेंट हो रहा था, 5%, तो अनसिमेट्रिकल कुल कितना हो गया, 95%। हुआ कि नहीं हुआ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के घटित होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, तो 95%, और सिमेट्रिकल के घटित होने की संभावना 5%। जल्दी करो भाई इसको, फिर आगे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। चलो दोस्तों, ठीक है, मिटा दूं मैं आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। फॉल्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, लेकिन एक मेन चीज़ है कि फॉल्ट को आप तभी सीख पाओगे जब आपको कौन सी चीज़ आनी चाहिए, पर यूनिट सिस्टम के बारे में आना चाहिए। तो बिल्कुल ITI वाले बच्चों के लिए पहले दिन की क्लास है। जैसे अपन पहली क्लास में होते हैं तो कै कबूतर खे खरगोश सीखते हैं कि नहीं, जैसे पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी सीखते हैं, उसी प्रकार दोस्तों यदि आपको फॉल्ट को सीखना है तो आज की क्लास यूँ समझ लो आपके लिए पहली क्लास है, ये बच्चों वाली क्लास है, इसको आना आपके लिए अति आवश्यक है। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। जो अक्सर कई बार आप जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो वह पर यूनिट की बात करते हैं, तो इस सिस्टम को सीखना है फॉल्ट एनालिसिस को, तो आपको पर यूनिट के बारे में आना अति आवश्यक है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, पर यूनिट। किसके बारे में बात करेंगे, पर यूनिट। कई बच्चे जैसे कि बोल रहे हैं कि सर आप अंग्रेजी में लिख रहे हो। दोस्तों इसमें अंग्रेजी और हिंदी पावर सिस्टम में एक ही बात होती है, तुम उसको हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, वही वर्ड होते हैं, वो बदलने वाले वर्ड नहीं है। तो आपको सिर्फ शब्दों को सीखना है, फालतू का ज्ञान नहीं लगाना उसमें। तो देखो पर यूनिट होता क्या है। तो दोस्तों पर यूनिट से पहले आपको आना चाहिए परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज में हम बात करते हैं कि मैं बोलूँ 10%, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 की तुलना में वो कितना है, 10 है। मैं बोलूँ 20%, तो 20 क्या है, 100 की तुलना में 20%। तो दोस्तों मुझे अब बताना है किसके बारे में,
पर यूनिट मतलब इकाई के सापेक्ष देख रहा हूं कि भैया ये 1 है, यदि 0.2 आ रहा है तो 1.2 की तुलना में कितना है। तो हमें जानना है किसके बारे में, पर यूनिट के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्त पर यूनिट का मतलब क्या होता है, तो पर यूनिट का मतलब होता है कि जो हमारे पास में वास्तविक मान है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक मान। क्या कहते हैं इसे हम, वास्तविक मान बटे बेस वैल्यू। बेस का मतलब आधार जिसके सापेक्ष हम बात करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों प्रति इकाई, पर यूनिट का मतलब होता है प्रति इकाई। तो प्रति इकाई अर्थात पर यूनिट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर यूनिट कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे ज़रूरत पड़ी, कैसे काम में लेंगे तो थोड़ा सा आगे आएगा। अभी सिर्फ इतना जानने की कोशिश करो कि पर यूनिट का मतलब एक्चुअल वैल्यू बटे बेस वैल्यू होता है। ठीक है भाई, चलो अब देखिए ज़रा आप एक बार कि यदि मेरे पास में पर यूनिट का सूत्र ये है और मुझे मेरे पास में जेड क्या होती है, प्रतिबाधा, और मुझे प्रतिबाधा का मान किस में निकालना है, पर यूनिट में। भाई पर का पी और यूनिट का यू, तो मुझे किसका मान, प्रतिबाधा का मान किस में निकालना है, पर यूनिट में निकालना है। तो यदि मुझे प्रतिबाधा का मान पर यूनिट में निकालना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि भैया जेड एक्चुअल बटे जेड बेस, मतलब प्रतिबाधा का वास्तविक मान तथा प्रतिबाधा के आधार मान के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, जेड पर यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, जेड पर यूनिट कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यदि मैं आपसे यूं बोलना चाहूं कि मेरे पास में जेड बेस क्या होगा, तो भैया प्रतिबाधा क्या होगी, V बटा आई। भाई एसी परिपथ में, डीसी परिपथ में बात करते तो R बराबर V बटा आई करते, और जब एसी परिपथ में बात करते हैं तो Z बराबर V बटा आई। अरे करते हैं कि नहीं भैया, कल परसों ही बताया कि नहीं बताया। तो Z बेस बराबर क्या हो जाएगा, आधार वोल्टेज बटा आधार धारा। इस B का मतलब क्या है, आधार से है, तो आधार वोल्टेज अर्थात बेस वोल्टेज बटे बेस धारा का अनुपात ही क्या कहलाएगा, बेस प्रतिबाधा। तो देखिए जरा दोस्त यहाँ पर कि Z पर यूनिट, तो Z पर यूनिट बराबर मैं क्या बोल दूंगा, Z एक्चुअल। Z एक्चुअल मतलब वास्तव में प्रतिरोध का क्या मान है, और बेस की जगह ये रख सकता हूँ क्या, VB बटे IB। मेरे प्यारे दोस्त IB का मान कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ये क्या आएगा, IB इंटू जेड एक्चुअल। जेड एक्चुअल का मतलब वास्तव में मान, जैसे कि इसका मान 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 500 ओम, तो जेड एक्चुअल का मतलब प्रतिबाधा का वास्तविक मान। बटे में क्या लिख दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बच रहा है, VB। तो जेड पर यूनिट बराबर क्या आया, IB इंटू जेड एक्चुअल बटे VB। यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं आई? यदि नहीं समझ में आई तो मैं रिपीट करता हूँ कि पर यूनिट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू बटा बेस वैल्यू, और जेड पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, प्रतिबाधा का एक्चुअल मान बटे प्रतिबाधा का आधार मान। तो बेस मान का मतलब बेस वोल्टेज बटे बेस धारा, तो जेड बेस की जगह क्या रख दिया मैंने, बेस वोल्टेज बटे बेस धारा। तो तीसरी टर्म है तो ऊपर आ गई, तो ऊपर मैंने ये लिख दिया। ठीक है दोस्त, अब यहाँ तक की बातों को तो आप नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा और बताता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख नहीं पा रहे हो तो इस बात को। ठीक है, चलो ये ऊपर वाली दोनों लाइनों को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो देखिए भाई, यहाँ अपने पास में ये मैटर निकल करके आया कि नहीं आया, तो देखो भाई, यदि मैं जेड पर यूनिट की बात करूँ, किसकी,
जेड पर यूनिट की, तो क्या आया मेरे पास में आई बी इंटू जेड का मान एक्चुअल में जो है वो बटे क्या लिखूंगा दोस्तों, वी बी। देखो दोस्त, क्या मैं इस समीकरण को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूं क्या, हाँ कि ना? तो यदि मैं इस तरफ किससे गुणा कर दूं, इस तरफ किससे गुणा कर दूं, वी बी से, और नीचे भी किससे गुणा कर दूं, वी बी से, तो किसी दोस्त को कोई परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो देखो दोस्त, वी बी इंटू आई बी, ये क्या हो जाएगा, वी बी इंटू आई बी, और बचेगा क्या, जेड एक्चुअल, बटे में क्या है, वी बी इंटू वी बी, तो वी बी की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो जेड पर यूनिट आया क्या आपके पास में कि वी बी इंटू आई बी गुणा जेड एक्चुअल, और वी बी गुणा वी बी करूँगा तो वी बी स्क्वायर। दोस्तों, यदि आप जानते हैं कि हमारे जो पावर सिस्टम में होता है वो सामान्यतः पावर मेगावाट में ही या एमवी में ही पावर जाती है कि नहीं जाती है, और जो वोल्टता होती है वो किलो में, जैसे कि 132 केवीए, 220 केवीए, 400 केवीए, 765 केवीए, तो वोल्टता आदतन किस में होती है, केवीए में, और पावर आदतन किस में होती है, एमवीए में। तो यदि मैं इस पावर को एमवीए में बदलना चाहूँ और वोल्टता को केवीए में बदलना चाहूँ, तो मैं कुछ समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ क्या, हाँ कि ना? तो देखो भाई, यदि मैं ये हमारे पास में फॉर्मूला आया, तो यदि मुझे जेड पर यूनिट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो यहाँ देखना भाई एक बार सभी लोग कि ये है वी बी इंटू आई बी, और ये क्या है, जेड एक्चुअल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कितने का भाग लगा देता हूँ, 10 की घात 6 का, बटे में क्या हो जाएगा, वी बी का स्क्वायर, बटे में भी क्या कर दूँ, 10 की घात 6। अरे दोस्त, किसी को आपत्ति है क्या कि मैंने अंश में और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 की घात 6 का क्या लगाया है, भाग ही तो लगाया है। किसी दोस्त को कोई आपत्ति या परेशानी, कितने का भाग लगाया है, 10 की घात 6 का, अंश में भी और हर में भी, कितने का भाग, 10 की घात 6 का, 10 की घात 6 का। तो 10 की घात 6 का भाग यदि मैं किसी संख्या में लगाऊंगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, मेगा में। अरे भाई, मेगा का मतलब 10 की घात 6 ही होता है कि नहीं होता है? तो यदि किसी भी संख्या को मेगा में बदलना है तो कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 10 की घात 6 का। भाग लगाओगे कि नहीं, दोबारा समझिए कि भैया मेरे पास में संख्या है, इसको मुझे यदि मेगा में एमवीए में बदलना है तो कितने का भाग लगाऊंगा, 10 की घात 6 का। अरे भाई, किलो में बदलने के लिए 10 की घात 3 का भाग नहीं लगाते थे क्या, हाँ कि ना? लगाते थे कि नहीं लगाते थे? सभी लोग कमेंट सेशन में यस या नो करो। हाँ जी, तो मेगा के लिए कितने का भाग, 10 की घात 6 का, किलो के लिए कितना, 10 की घात 3 का, गीगा के लिए 10 की घात 9 का भाग लगाते थे। तो जैसे ही 10 की घात 6 का भाग लगाएंगे तो ये पावर जो हमें प्राप्त होगी वो किस में आएगी, मेगा में। तो दोस्त, ये कुछ ऐसा दिखेगा क्या कि जो मेरी देखो वोल्टेज इंटू धारा, वोल्टेज इंटू धारा किसको दर्शाता है दोस्तों, आभासी शक्ति को। वोल्ट इंटू करंट किसको दर्शाता है, आभासी शक्ति को, और इसको किस में मापते हैं, वोल्ट एम्पियर में। लेकिन कितने का भाग लगा दिया, 6 का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम वी ए। हुआ कि नहीं हुआ कि जो हमारी पावर है वो किस में है, एम वी ए में। लेकिन ये कौन सी पावर है, बेस पावर है, हाँ कि ना? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, बेस। 6 का भाग लगाते ही किस में बदल गई है, एम वी ए में। अर्थात जो हमारी पावर है वो किस में बदल गई, एम वी ए में, क्योंकि इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक एम्पियर, तो मात्रक हो गया वोल्ट एम्पियर। लेकिन 6 का भाग लगाते ही क्या हो गया, ये मेगा वोल्ट एम्पियर। तो जो मेरी बेस पावर है वो किस में दे रखी है, एम वी ए में। और ये क्या दिख रहा है आपको, जेड का एक्चुअल मान। ये किसका एक्चुअल मान है, प्रतिबाधा का एक्चुअल मान है। हाँ जी, नीचे वाली चीज को एक बार गौर करना, इसमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोगों को। यह देखना भैया कि इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना भाई, नहीं समझ में आया तो बताना, कि वीबी की जगह तो वीबी लिख दूं, लेकिन 10 की घात 6 को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 की घात 3 और उसकी घात कितनी, 2, हाँ कि ना? अरे मेरे भाई, इसको ऐसे लिखूंगा जब यही तो होगा। देखो, 2 घात का मतलब वीबी का स्क्वायर,
और 3 घात का मतलब घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में गुणा, अरे होती है कि नहीं, तो 3 की 10 की घात 3 और उसकी भी घात कितनी 2, तो 3 गुणा 2 करूंगा तो 6। क्या जो ये बात यहाँ पर है वही बात इसका मतलब है कि नहीं है भाई? नहीं समझ में आई। दोबारा देखो कि भाई इस बात को मैं कैसे लिख रहा हूँ, VB बटा 10 की घात 3, मतलब ये वाली बात और ये वाली बात एक है कि नहीं है, ये बात सिद्ध कर रहा हूँ। तो देखो 2 घात का मतलब VB की घात 2, तो VB की घात 2। अब इस नीचे वाले की भी घात कितनी हो जाएगी, ऐसे ही तो होगा, 10 की घात 3 और उसकी भी घात 2, तो घात के ऊपर घात होती है तो घात आपस में गुणा होती है कि नहीं, तो 3 गुणा 2 करूंगा तो 6 हो रहा है कि नहीं। चलो तो यहां देखो लास्ट और परफेक्ट वैल्यू, तो इसका क्या मतलब आया भैया कि जो हमारी पावर है वो किस में होनी चाहिए, MVA में, अर्थात जो बेस पावर है वो किस में हो, MVA में। और देखो 10 की घात 3 का भाग लगेगा तो किस में बदलेगा, किलो में। 10 की घात 6 का भाग लगेगा तो मेगा में। 10 की घात 9 का भाग लगेगा तो गीगा में। तो कितने का भाग लग रहा है, 3 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, किस में बदलेगा, किलो में बदलेगा कि नहीं, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, किलो। अरे भैया 1000 है, किलो में बदलने के लिए 10 की घात 3 का भाग लगाते हैं तो फिर 1 किलो बनता है कि नहीं। तो ये जो हमारा हमारी वोल्टता है वो किस में होगी, केवी में। तो ये क्या हो जाएगा भैया, केवीए बेस का होल स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि जो बेस वोल्टेज है वो किस में आ गया, किलो में, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर इनटू जेड एक्चुअल। तो जेड एक्चुअल का मतलब ये क्या है कि ये प्रतिरोध किस में है, ओम में है, मतलब ओम में प्रतिरोध दे रखा है और उसको यदि पर यूनिट में बदलना है तो उसका MVA बेस बटा उसका KVA बेस का होल स्क्वायर गुणा जेड पर यूनिट से गुणा करोगे तो ही आपके पास में जेड पर यूनिट आएगा। वो अब तक की कहानी थी, सिर्फ समझाने के लिए थी। ये वास्तविक मुद्दा है कि ये चीज़ निकल करके कैसे आई है वो बताया मैंने। तो जेड पर यूनिट बराबर होता है MVA बेस बटे KVA बेस का होल स्क्वायर इंटू जेड एक्चुअल या जेड का ओम में मान। क्लियर है सभी दोस्तों को। तो ये तो आज की फिल्म का सिर्फ ट्रेलर था मेरे भाई। तो ध्यान रखना आगे हम जो हमारे फॉल्ट एनालिसिस को पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों का सदुपयोग होगा। तो ध्यान रखना जो बच्चे पहली बार है ना उनको मुझे पता है 50% ही समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 या 3 बार देखो, उसके बाद में देखना आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी और प्रत्येक बात समझ में आएगी। कल का जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा वो इसी पे आधारित होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को आज पूरा देख लिया जाए, उसके बाद में दोबारा से रिवाइज करो और पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो आपके पास में रहेगा, यूट्यूब पे मैं अपलोड हो ही चुका है ये। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपको हमेशा 24 आवर उपलब्ध है। मैं तो हो सकता है कि तुमको 1 घंटे पढ़ाऊँ क्लास में घर पे, लेकिन ये है जो हमेशा के लिए आपके पास में उपलब्ध है। तो इस वीडियो को दोस्तों एकदम नया वीडियो है, सभी दोस्तों में शेयर करो, उनको बोलो कि भैया ये एकदम नया वीडियो है, फॉल्ट के संबंध में अक्सर आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो डिप्लोमा और ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने इतना ही रखा है, ठीक है। अगला जो मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा इससे आगे की चर्चा करते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही, सुनने के लिए थैंक यू।